गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है कि अब हमारे आने वाले हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिखेगा। इस लिंक को क्लिक करके आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इनसे लाभ हो रहा है तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना साथ बनाए रखिए आदि में। अब बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन्स। तो मल्टीपल फिजन्स जब एक मात्र कोशिका से दो से अधिक संतति कोशिकाओं का बनते हैं, दो से अधिक संतति कोशिका बनते हैं, तो ऐसे विभाजन को बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। ये प्रायः बहुकेंद्रीय एक कोशिकी में होता है। किसमें होता है ये बहुकेंद्रीय एक कोशिका में। बहुकेंद्रीय एक कोशिका में होता है। ये अमीबा में भी पाया जाता है और प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो जिसके द्वारा मलेरिया का रोग होता है, इनमें क्या अमीबा में जो बहुविखंडन होता है, जैसे कि अभी मैंने द्विविभाजन बताया। द्विविभाजन प्रायः उस स्थिति में होती है जब भोजन जंतु के लिए या कोशिका के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में होता है और वातावरण उनके अनुकूल होता है। बहुविखंडन जैसे अमीबा की हम बात करें तो अमीबा में बहुविखंडन विपरीत परिस्थितियों में होता है। जब वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता है तो उस समय बहुविखंडन होता है। उस समय अमीबा की कोशिका क्या करता है कि सिकुड़ करके अपने चारों तरफ एक जेली समान पदार्थ स्रावित करता है और 3 स्तर का आवरण बना लेता है, जो इससे प्रतिकूल मौसम से इनकी रक्षा करता है। ये गोल अमीबा। और फिर इसका केंद्रक जो है बार बार विभाजित होता है और विभाजित होकर के अनेक न्यूक्लियाई बना लेते हैं। अनेक न्यूक्लियाई बना लेते हैं। और इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म सहित एक पतले आवरण से घिर जाता है और इसके अंदर अनेकों अमीब्यूली बन जाते हैं। अनेकों अमीब्यूली
बन जाता है। इसके बाद यह सिस्ट फट जाता है और इससे ढेर सारे अमीब्यूली बाहर निकल आते हैं। इन सिस्टेड अमीबा तो ऐसा ही विभाजन प्लाज्मोडियम में भी होता है। वहां पर भी कोशिका विभाजित होकर के अनेक न्यूक्लियाई बना लेते हैं, केंद्रिका बना लेते हैं और फिर उसके चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है जो पतले आवरण से घिर जाता है और फिर उसके बाद कोशिका फट करके सारे कोशाशेल संतति कोशिका बाहर आ जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स में साइटोप्लाज्म का पूरा पूरा दो भागों में विभाजन हो जाता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन्स में विभाजन के पश्चात भी अनेकों संतति कोशिका बनने के बाद साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है। अब तीसरे प्रकार का विखंडन आ जाइए, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी भी एक कोश की तथा बहुकेंद्री जंतुओं में बनता है, जैसे उदाहरण जैसे ओपेलाइना आदि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक का विभाजन तो होता है, किंतु वो सूत्री विभाजन नहीं होता। बाइनरी फ्यूजन में सूत्री विभाजन होता है, लेकिन जो प्लाज्मोटॉमी होता है वो किसमें होता है? एक कोश की बहुकेंद्री जंतुओं में होता है, कोशिका में होता है, जिनमें केंद्रक का विभाजन तो होता है किंतु वो सूत्री विभाजन नहीं होता। और कोशिका में अनेक बहुकेंद्री संतति सेल बन जाते हैं। ऐसे और हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका
केंद्रक विभाजन करके अनेक बहुकेंद्रक युक्त संतति कोशिका बना लेते हैं। तत्पश्चात इनमें कोशिका विभाजन द्वारा बहुकेंद्रीय संतति कोशिका बन जाते हैं। इस प्रकार के संतति बनने में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार के संतति के बनने में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती और इस तरह से एक कोशिका से अनेक बहुकेंद्रीय कोशिका बन जाते हैं प्लाज्मोटोमी। अब दूसरे प्रकार का मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बताया था, बडिंग, मुकुलन। जिसको अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। तो मुकुलन या बडिंग ये जंतुओं में भी होता है, वनस्पतियों में भी होता है। एक कोशिका अथवा बहुकोशिकी जंतुओं के कोशिका से अथवा उनके शरीर से एक उभार के रूप में कोशिका से निकल आता है। कोशिका से ही एक उभार के रूप में प्रकट होता है। यह उभार कोशिका से अलग नहीं होती है। फिर इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के एक मदर कोशिका में और दूसरा उस उभार में आ जाता है। दूसरा उस उभार में आ जाता है। ये उभार जो है बहुत दिनों तक, काफी लंबे समय तक कोशिका से लगा होता है, जो बाद में अलग होकर के एक पूर्ण कोशिका अथवा जंतु शरीर का विकास कर लेता है। इसे ही कहते हैं मुकुलन। ये किन में होता है? ईस्ट में। ईस्ट कोशिका में ये अच्छी तरह से देखा गया है और इसमें बड़ी तेजी से होता है ईस्ट कोशिका में। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इतनी तेजी से होता है कि एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। तो इसे सूडो फिलामेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट सेल है। इस ईस्ट सेल में एक आउटग्रोथ ऐसे प्रकट होता है। इसका फिर केंद्रक का विभाजन होता है। ये केंद्रक इस आउटग्रोथ में चले जाते हैं। तो यही जो है ये बड्स कहलाते हैं। और फिर ये दोनों कोशिका अलग होकर के दो डॉटर सेल्स बना लेते हैं। ईस्ट में ये मुकुलन हुआ। ये भी दो तरह के हो जाते हैं।
एक्सोजीनस, एंडोजीनस। एक्सोजीनस बडिंग और दूसरा एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस बडिंग। ठीक, तो ईस्ट में जो मुकुलन मैंने आपको बताया, इसमें कोशिका के बाहर की तरफ आउटग्रोथ बनता है, इसलिए ऐसे बडिंग को एक्सोजीनस बड कहते हैं। इसी तरह से हाइड्रा में भी बनता है, इसी तरह से हाइड्रा में भी बडिंग की क्रिया होती है। हाइड्रा, तो ये दोनों के दोनों उदाहरण एक्सोजीनस की है। बर्ड्स, एंडोजीनस का उदाहरण जो है, हम मार्केंसिया में देखते हैं। वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक विशेष संरचना बनती है जिसे जिमा कहते हैं, जिम्मा, जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स जैसा होता है। ऐसे जिमा कप बनाते हैं। और इसके इस कप के भीतरी भाग में ही बडिंग की क्रिया होती है। मार्केंसिया मॉस, जिमा कप, एंडोजीनस बडिंग। ओके, हाँ बच्चों, हम लोग जो है अलैंगिक जनन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें मैंने आपको पिछले वीडियो में द्विविभाजन पढ़ाया, फिर इस मुकुलन पढ़ाया। जो अन्य अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इनमें आपको हमें बीजाणु जनन बताना है, कलिका द्वारा अलैंगिक जनन बताना है, खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन बताना है, और पुनरुद्ध भवन द्वारा अलैंगिक जनन बताना है। तो एक एक करके
हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कलिका। तो कलिका क्या है? कुछ पौधे के अग्रसिरे पर अथवा पत्ती के शीर्ष पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचना बनती है। इसे ही कलिका या जेम्यूल कहते हैं। कलिका या जेम्यूल कहा जाता है। और ये कलिका और जेम्यूल अपने मात्र या मदर पौधे से अलग होकर के अंकुरित करके नया पौधा बना लेता है। तो ये कलिका द्वारा कायिक जनन, जैसे उदाहरण के तौर पर फ्यूनेरिया, ये एक मांस का पौधा है। इसमें जो है जेम्यूल के द्वारा या कलिका के द्वारा कायिक जनन की क्रिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी विधि अब हम ले लेते हैं खंडी भवन। तो खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन क्या है? तो ये ज़्यादातर शैवाल है, कवक है, इनमें होता है, जो बहुकोशिकीय सूत्रवत संरचना है होती है, इनमें ज़्यादातर होता है फ्रेगमेंटेशन। ये जैसे शैवाल में स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये बहते हुए जल में पाए जाते हैं और इनके सूत्र जो है जल की धारा के कारण अथवा जंतुओं के चलने के कारण दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर प्रत्येक भाग जो है वृद्धि करके पूर्ण सूत्र बना लेता है। पूर्ण सूत्र बना लेता है। इसी को कहते हैं खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो उदाहरण स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, और अगर हम कवक की बात करें तो राइजोपस, म्यूकर आदि। तीसरी पुनरुद्ध भवन यानी रीजेनरेशन। पुनरुद्ध भवन, रीजेनरेशन। ये क्या है? रीजेनरेशन ये क्या है? तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके कोशिका का कुछ भाग अथवा शरीर के कुछ भाग किसी कारणवश नष्ट हो जाता है या अलग हो जाता है, तो कोशिका अथवा प्राणी वृद्धि करके अपने उस भाग को रीजेनरेट कर लेता है, उसका पुनः निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को ही रीजेनरेशन कहते हैं। अमीबा जैसे प्राणी में भी रीजेनरेशन की क्रिया होती है। स्पंज में तो बहुत अधिक होता है। स्पंज में रीजेनरेशन की क्रिया बहुत अधिक होता है और कहते हैं कि अगर हम एक स्पंज ले करके उसे कपड़े में रख करके मसल दें, जो कई टुकड़ों में टूट करके अलग हो जाता है, और अगर इसे हम पानी में
समुद्र के जल में कपड़े साइड डाल दें तो प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेट करके पूर्ण प्राणी बना लेता है। अमीबा में भी रीजनरेशन की क्रिया होती है। अमीबा एक कोश की प्राणी है और अगर अमीबा को हम कई टुकड़ों में काट दें या बांट दें तो ऐसा प्रत्येक टुकड़ा जिसमें अमीबा के केंद्रक के एक भी कोमीडिया रहेगा वो भाग पुनः वृद्धि करके नया अमीबा कोशिका बना लेता है। आ गया समझ में रीजनरेशन? तो इसके उदाहरण अमीबा, स्पंज आदि। खंडीभवन के उदाहरण जैसे हमने आपको बताया स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स आदि। चौथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है बीजाणु जनन द्वारा। स्पोरुलेशन द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ कम विकसित पौधों में होता है और जंतुओं में भी कुछ होता है, जैसे अमीबा जैसे प्राणी में भी स्पोर्स बनते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये कब होता है। तो स्पोरेशन की क्रिया, बीजाणु जनन की क्रिया शैवाल में होता है, कवक में होता है, कुछ प्राणियों में भी होता है और ये तब होता है जब मौसम इन प्राणियों के अनुकूल नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में शैवाल, कवक तथा दूसरे जीव जो है स्पोरुलेशन की क्रिया करते हैं, बीजाणु जनन की क्रिया करते हैं। स्पोर्स सूत्री विभाजन के द्वारा बनी गोल संरचना होती है जो एक पतले भित्ति द्वारा घिरा होता है। ये स्पोरेंजियम में बनते हैं और स्पोरेंजियम के फटने के बाद हवा में उड़ करके दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं और वहाँ अंकुरित करके नया पौधा अथवा नया जीव बना लेता है। उदाहरण जैसे हम यहाँ पे म्यूकर को ले लें या राइजोपस को ले लें, तो राइजोपस आप जानते हैं ये कवक है और कवक ये कार्बनिक पदार्थ सड़े गले जैसे कि ब्रेड है, रोटी है, अचार है, इन सब पर पाया जाता है और
इन पर ये माइसीलियम कवक जाल के रूप में पाया जाता है। और जिसमें नीचे की तरफ राइजोइड्स होते हैं और इसके ऊपरी भाग से कुछ माइसीलियम के कुछ हाइपी हवा में ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं, जिसको एस्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इस एस्पोरेंजियोफोर के अग्र सिरे पर जीवद्रव इकट्ठा हो जाने के कारण ये फूल जाता है और फूल करके एस्पोरेंजियम का विकास कर लेते हैं और फिर इसी एस्पोरेंजियम में सूत्री विभाजन द्वारा गोल संरचनाएं बनती है, जिस एस्पोरेंजियम के फटने के बाद वो स्पोर्स बाहर आ जाता है और बाहर आकर के सुटेबल स्थान पे पहुंच करके और अंकुरित होकर के नए पौधे का विकास करता है। तो ये स्पोर माइसीलियम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो ये किन में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस, ईस्ट, म्यूकर, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि। यूलोथ्रिक्स में एक विशेष प्रकार का स्पोर्स बनता है जो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं या टेट्राफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें 4 या 2 की संख्या में कशाभिका पाए जाते हैं और ये जल में तैरते भी हैं। और ऐसे स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं। ऐसे स्पोर्स को जू स्पोर्स। यूलोथ्रिक्स तथा स्पाइरोगाइरा में अन्य प्रकार के भी स्पोर्स बनते हैं, तो उनकी संरचना, आकृति आदि के आधार पर ये कई तरह के हो जाते हैं। जैसे एप्लाइनोस्पोर्स, माइक्रो जूस्पोर्स, माइक्रो जूस्पोर्स, पामेला स्टेज, हिप्नोस्पोर्स,
आदि। तो ये सब शैवाल में यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा आदि में बनने वाले विभिन्न प्रकार के जूस्पोर्स हैं। और यही जूस्पोर्स जो है अंकुरित करके नया यूलोथिक्स अथवा स्पाइरोगायरा के फिलामेंट्स बना लेती है।